WTC फाइनल जो आपका एक सबसे एक अहम चीज़ है, दो साल का पीरियड होता है उसका, 2 साल वो चलती है, उस पर फोकस करते हैं, प्लेयर्स करते हैं। और अब तो इंडिया टेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करने लग पड़ा है। तो वो जो WTC फाइनल के लिए वो क्वालिफाई नहीं कर सका फ्रॉम अ विनिंग पोजीशन, जहाँ 2 सीरीज़ पहले तो लग रहा था कि इंडिया क्वालिफाई करेगा ही करेगा, आपको दूसरी टीम के बारे में सोचना था, और उस पोजीशन से अब इंडिया ने क्वालिफाई नहीं किया। तो ये डोज ऑफ मेडिसिन उनसे अब हजम नहीं हो पा रही है। इस चक्कर में ब्लेम गेम चल रही है कि इसकी गलती है, उसकी गलती है, जो है किसको पे बोझ डाला जाए, किस पे हम बिल फोड़ा जाए, किसको बुरा कहा जाए, किसकी गलती है, क्या हुआ है, पीछे क्या पॉलिटिक्स चल रही है, इन सारी चीज़ों का मामला चल रहे हैं। रोहित शर्मा की अपनी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से टीम ने सफ़र किया। कैप्टनसी में भी कुछ डिसीजन की फेवर में नहीं गए, जिसकी वजह से उनको टेस्ट कैप्टनसी में भी कहा जा रहा है कि नहीं है ये अच्छे। अब सेकेंडली अब जो है बहुत ज़्यादा PR गेम अप हो चुकी हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, PR गेम फुल अप है। विराट कोहली की अपनी PR उनको उठा देती है, रोहित शर्मा की खिलाता PR है वो उठा लेती है। तो इस चक्कर में इंडियन टीम का नुकसान हो रहा है, और किसी एक की गलती नहीं है, ओवरऑल ही इनका फेलियर हुआ। बैटिंग, मेरा तो मानना है कि बैटिंग में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोलैप्स किए हैं, अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही जिसकी वजह से ये लोग सीरीज़ हार गए। ऑल दो पोटेंशियल इनमें ज़्यादा था, बट कोई भी प्लेयर अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर सका सिवाय मेरे ख्याल से जायसवाल के और नीतीश रेड्डी के। उसके अलावा किसी ने भी अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं दी। KL राहुल की थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस है, विराट रोहित जिनसे ज़्यादा उम्मीद थी उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया। तो अब किसी ना किसी को तो बिल फोड़ना है। और एक्चुअली ना क्रिकेट इंडिया में भी काफ़ी चेंज हो रही है। जो ज़्यादातर प्लेयर्स आ रहे हैं वो स्ट्रोक प्लेयर्स आ रहे हैं, इतने ज़्यादा डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं। जो रहाने पुजारा वगैरह थे वो एक अच्छा एक डिफेंसिव अप्रोच लेके चलते थे, टेस्ट के अच्छे प्लेयर थे, एक अच्छे उनके पास डिफेंस था अपना, और काफ़ी स्पिनर्स को काफ़ी अच्छे से डिफेंड करके खेलते थे, चाहे वो स्पिन हो। उसके अलावा अगर वो बाहर सेना कंट्रीज में जाते थे तो वो बाहर की बॉल ज़्यादा नहीं छेड़ते थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी करते थे शुरू में, कुछ 50 गेंदों पर कई दफ़ा इनके 3 स्कोर होता कभी 4, लेकिन रिजिलियंस आपको नज़र आती थी। वो आजकल के प्लेयर्स में कम है। नो डाउट ये जो है टेक्निकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, गिफ्टेड ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, रेंज ज़्यादा है, नंबर ऑफ शॉट्स भी शायद ज़्यादा हैं, लेकिन वो ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट में उनको उस तरह से फ़ायदा नहीं दे पा रहा। थोड़ा बहुत ये ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गए थे। उसके अलावा थोड़े बहुत टेक्निकल फ्लॉज इन अ सेंस ये कि डिफेंसिव माइंडसेट में जो है, जो अलग अलग चीज़ को ब्लॉक करने में थोड़े वीक हैं। वैसे तो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा देर चीज़ों को ब्लॉक नहीं कर सकते, और ज़्यादातर मुझे तो स्पिन के खिलाफ ये काफ़ी ज़्यादा वनरेबल नज़र आते हैं अपनी होम कंडीशंस के अंदर। जिस तरह ये पहले दूसरों को आउट किया करते थे, अब अपने घर में आके न्यूजीलैंड ने इनको उस तरह ही आउट किया है, तो वो चीज़ इनको शायद हर्ट करी है। बाकी टैलेंट के लेवल पे, स्ट्रोक प्लेयरिंग सारा कुछ इस लेवल पे ये सब कुछ बहुत अच्छी है। उसके अलावा शायद कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स जब से गंभीर आए हैं, कोई टीम का माहौल कुछ मुझे बहुत स्टेबल लग नहीं रहा, कोई डिक्टेटरशिप चल रही है गंभीर की, या प्लेयर अच्छे प्लेयर को पसंद नहीं है, या 1-2 प्लेयर्स के पास प्लेयर पावर है, या गंभीर किसी 1-2 की सुनते हैं बाकी की नहीं सुनते, किसी को साइड लाइन किया जा रहा है। कुछ इन वजूहात की वजह से ये ओवरऑल मिक्स होके इसका इम्पैक्ट उनको उनके आखिरी 2 सीरीज़ पे आपको नज़र आएगा। जो गौतम गंभीर है, मुझे फुल डिक्टेटर तो नहीं है, सेमी डिक्टेटर है। कुछ लोग उनकी तारीफ भी बहुत करते हैं, जिनको वो लेके चलते हैं, उनको अपना बना के रखते हैं, उन पर फुल कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, ज़्यादा चॉप एंड चेंज पे वो बिलीव नहीं करते। क्योंकि मैं खुद KKR का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैंने उनको सारे सीज़न फॉलो किए हैं, और गंभीर ने जिस तरह उनको लीड किया था, मैं गंभीर का भी तब से बहुत बड़ा फ़ैन बन गया था कि उन्होंने किस तरह KKR को उस टाइम में 2 टाइटल जितवाए थे। वो वापस आया एज ए मेंटर, तब फिर KKR 10 साल के बाद टाइटल जीती। तो कप्तानी के अंदर और उनकी कोचिंग और मेंटोरशिप के अंदर तो कोई मुझे उसमें 2 राय नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से जो इशू जो मुझे पर्सनली लगता है वो है कि गंभीर में और विराट या रोहित में इतना एज डिफरेंस नहीं है। अगर कोई सीनियर मैनेजमेंट के तो उनको इतनी सुनने की प्लेयर पावर की, यानी कि वो भी बड़े नाम है, वो क्यों कहेंगे मैं अपने से 3-4 साल बड़े आदमी की बात सुनूं जो अभी रिटायर हुआ है, कोहली के अंडर भी खेले हैं थोड़ा सा, तो वो एक इन चीज़ों का बड़ा इशू आ जाता है। अब जो कल्चर चल रहा है वो ये, एटलीस्ट कोई सीनियर आपका कोच हो या मैनेजर हो तो उसको टीम्स रिस्पेक्ट करती हैं। जो नए कोच हैं जो बिल्कुल प्लेयर की एज के हैं, उनसे कुछ बड़े हैं, कई दफ़ा वहाँ पर टग ऑफ वार भी आ जाती है, क्लैश ऑफ द थॉट्स भी आ जाते हैं, ये सारा कुछ आ जाता है, इसकी वजह से ये सारे इशू होते हैं। तो मुझे गंभीर को जो एज अ मेंटर, एज अ कैप्टन वो तो बहुत अच्छे, लेकिन मुझे कोचिंग का उनका एक्सपीरियंस कुछ ऐसा नहीं था। तो ये मेरे भी लिए भी एक बड़ा सरप्राइजिंग डिसीजन था कि जब इंडियन
क्रिकेट टीम ने उनको एज अ कोच अपना बनाने का फैसला किया था, क्योंकि वो उन्होंने केकेआर को एज अ मेंटर तो जितवाया था, लेकिन उनके पास कोई कोचिंग का ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो मेरे ख्याल से एक अच्छे मेंटर तो हो सकते हैं, कोचिंग बेहतर करने के लिए उनको क्या नाम लेते हैं थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर आप ये देखते हैं कि आईपीएल में जो हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं वो आपस में डिवाइड हुए होते हैं, वो एक टीम के अंदर नहीं होते, उसके कुछ यंगस्टर्स भी होते हैं, कुछ आपके नॉर्मल सीनियर प्लेयर्स होते हैं, एक आधा स्टार प्लेयर होता है, और वो ज़्यादातर वो वही रखते हैं जो उनकी पसंद के होते हैं, वो कैप्टन होते हैं, उनकी आपस में वैसी बहुत जेलिंग हुई होती है। इस वजह से उधर गंभीर को इतना मसला नहीं आया होगा, लेकिन इंडियन टीम में बहुत ज़्यादा मसला आएगा, क्योंकि इंडियन टीम के अंदर एक तो ये क्रिटिसिज्म भी होता है, कई लोगों को मौका नहीं मिला, उस बात पे भी वो उन पे आता है कि यार कोच शायद नहीं चाह रहा या कैप्टन नहीं चाह रहा। तो ये काफ़ी चीज़ें जो हैं वो उसकी वजह से इशू हो रहा है। और जितना इंडिया के पास अब टैलेंट आता जा रहा है, तो अब एक सीरीज़ भी फेल होगी, लोग कहेंगे चेंज करो प्लेयर्स चेंज करो, इंडियन प्लेयर्स पे प्रेशर रहेगा ही रहेगा। एक्चुअली सिर्फ क्रिकेट में नहीं, बाकी स्पोर्ट्स में, मैं फुटबॉल भी फॉलो करता हूँ, वहाँ भी ऐसा ही होता है। अगर टीम एकदम नीचे जाना शुरू हो जाए, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, 2016 में 15-16 में चेल्सी ने 14-15 में टाइटल जीता अपना, बेस्ट टीम जा रही थी अंदर होजे मरीनियो। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 5 माह के बाद उनको सैक कर दिया, क्योंकि टीम परफॉर्म नहीं कर रही थी। सुनने में ये आया कि प्लेयर अब उनके लिए खेलना नहीं चाहते, उनकी डिक्टेटरशिप से पसंद नहीं है वो उनको। सेम वही सिनेरियो आप स्पोर्ट टू स्पोर्ट वेरी करके कर सकते हैं। एक हद तक शायद वो अथॉरिटेटिव होना चाहते होंगे गंभीर, ये ग्रेग चैपल की भी यही बात है। इवन तो सचिन ने भी कह दिया था कि वो एक काफ़ी डार्क एरा था इंडियन क्रिकेट के लिए, क्योंकि ग्रेग चैपल ने जितना नुकसान पहुंचाया उतना फ़ायदा नहीं पहुंचाया टीम को। कई दफ़ा प्लेयर्स का भी नहीं दिल करता कि अब हम इसके साथ कंटिन्यू कर सकें, जिसकी वजह से आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको मैनेजर या कोच को ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एज अ पूरी टीम के प्लेयर्स तो आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। जी, गंभीर का मुझे नहीं लगता कि उनके पास इतना कोचिंग एक्सपीरियंस है, वो एज अ मेंटोर ही है, और टीम में अगर एज अ हेड कोच है, लेकिन मेन उनका रोल एज अ मेंटोर ही है। और वो मेरे ख्याल से डिसीजन मेकिंग के अंदर ऑन मैन टू मैन डिसीजन, या आपको जस्ट सिंपल आउट डिसीजन किस तरह करना चाहिए, किस तरह नहीं करना चाहिए, मोटिवेट कर सकते हैं। बाकी टेक्निकल फ्लॉज वगैरह के लिए उन्होंने अपनी टीम पूरी बना के रखी है, वही सारा कुछ बताएंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे, कहाँ गलती की कहाँ नहीं गलती की। एनालिटिकल टीम होगी वो अपना बताएगी, लेकिन ये इस तरह होता है। और मेरे ख्याल से गंभीर का भी यही है कि उन्होंने अपनी टीम रखी हुई है, और मेरे ख्याल से उन्होंने आई डोंट नो, मुझे कन्फर्म नहीं है, ऐसी मैं इस चीज़ को कन्फर्मेशन दे दूँ, आई डोंट नो उन्होंने कोई ज़्यादा कोचिंग के कोर्स भी किए हुए हैं। लेकिन आपको एक अगर एसओपी अगर आपने कोई बना लिया तो उस पर फिर स्टैम्प कर दें, उसको फिर चेंज ना करें। अगर नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो फिर वो बनाना नहीं चाहिए ऐसा कोई एसओपी। अब सुना यो टेस्ट भी इनका वापस आ रहा है, तो देखते हैं क्या इनके हैं सीन। लेकिन जो भी है, इस वक्त सिचुएशन इंडियन टीम की काफ़ी ख़राब है, और इसको चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले ये सारा कुछ होना इंडिया के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। जी, आखिरी सवाल बताइए, जो आजकल बहुत ज़्यादा खबरें गर्दिश में कर रही हैं कि बीजीटी के दौरान ड्रेसिंग रूम की खबरें, एक खिलाड़ी लीक करता रहा, वो खिलाड़ी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होता था, नाम लिया जा रहा है, वो आप खुद बताइएगा किसका नाम लिया जा रहा है, आपने बताना है क्या ये सच बात है या ये कोई स्केप गोट है, ये कुर्बानी का बकरा है। जी, नाम तो सरफराज खान का ही आ रहा है बेचारे का। अभी तो बेचारे टीम में सही से इंटीग्रेट भी नहीं हो सके थे, उनके ऐसे नाम आना शुरू हो गए, बेचारे को स्केप गोट बनाया जा रहा है। मेरे ख्याल से कोई भी नया लड़का, इतना नया लड़का आया हो टीम के अंदर, और इंडियन टीम में जहाँ इतने बड़े बड़े नाम हो, तो वो क्या लीक करेगा न्यूज़। वो तो खुद अपनी पोजीशन के लिए लड़ रहा है बेचारा अंदर टीम के अंदर, कि मैं किसी न किसी टीम में अपनी जगह पक्की कर लूँ। वो इंजर होता है तो मेरी बारी आती है, वरना पहले तो वो भी नहीं आया करती थी, अब वो इंजर होता है तो मुझे मौका मिल जाता है। शायद इंडियन पिचेस से कुछ मौका मिल जाता है, लेकिन सेना कंटिन्यू मुझे मौका मिल नहीं रहा। तो उस बेचारे ने क्या करना, बस वो बेचारा गोलू बोलू था, फंस गया बेचारा इनके जालों के अंदर। मुझे लग तो यही रहा है, बाकी जो सच्चाई है उसको तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ या तो खुलेगी, या फिर ये ऐसे ही रहेगा, किसी को कुछ पता नहीं चल सकेगा, हर कोई अपने अंदाजे ही लगा सकेगा। को इससे कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर इनकी बात, बाकी जो आपके कैप्टन कोच, इनकी रिपोर्ट्स को अगर मान लिया जाए, और इनकी कोच के ऊपर इसी डिसीजन पे, इसी इनकी जो रिपोर्ट में जिन्होंने अपने फैसले और अपने पॉइंट्स लिखे हैं, उसी बेस पे कुछ डिसीजन किए गए, तो इनके लिए मसला हो सकता है जब तक ये सीनियर प्लेयर्स ना जाएं। तकरीबन 3-4 साल के लिए इनकी जगह उनकी टीम में आना मुझे मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल। इंडियन टीम के लिए कोई मुख्तसर तौर पे सजेशन जो आप देना चाहें? इंडियन टीम के लिए यही सजेशन है कि एट द एंड ऑफ द डे इंडियन टीम अगर अपने देखे तो उनके जो इंडियन टीम है, जिस इंडिया के लिए वो खेलते हैं, उससे बड़ा कुछ नहीं है। आपसी इख्तलाफात को भुलाएं, और इस वक्त क्रंच टाइम है, चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने की कोशिश करें, यूनाइटेड रहें, और गोल एक ही होना चाहिए कि टीम इंडिया चैम्पियंस ट्रॉफी जीते, और उसी पे वो लोग फोकस करें। इधर उधर की बातों की जो हैं, इसको आहिस्ता आहिस्ता आप आपसी झगड़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, और ब्लेम गेम ख़त्म करें। एज अ कलेक्टिव आप एज अ टीम खेलते हैं, एज अ कलेक्टिव हारते हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने का
कोई फ़ायदा नहीं है।